अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बिहार का जो प्राकृतिक अर्थात कि भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं बिहार का अफवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। अफवाह तंत्र से तात्पर्य औसी नदी तंत्र से है, जिसका निर्माण सतही जल धाराओं, नदी, झील द्वारा ढाल विशेष का अनुसरण करते हुए किया जाता है। बिहार में जो अफवाह तंत्र का निर्माण हुआ है वह गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। बिहार का जो अफवाह तंत्र है यह पदवाकार है। पदवाकार कहीं कहीं के पर इसको आपको देखने को मिलेगा कि पदवाकार न लिख कर करके पक्षी पदवाकार लिखता है या पक्षी पादीय पदवाकार लिखता है। तो आप अपना चॉइस के अनुसार आंसर को टिक करेंगे। जहां गंगा में उत्तर से अर्थात बाईं ओर से हिमालय से निकलने वाली नदियां मिलती हैं, वहीं दाईं ओर से अर्थात दक्षिण से पठारी भाग से निकलने वाली नदियां मिलती हैं। उत्तर से जो हिमालय से नदियां गंगा में मिलती हैं वह हिमालय से निकलती है, इसलिए उन नदियों में सालों भर अर्थात कि प्रत्येक माह में जल होता है। कारण है कि वह हिमालय का जो ये श्रेणियां हैं जो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है, उसी के पिघलने से जो जल निकलता है उसका परिवहन कर वह गंगा में लाती है। अब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां उसे हम एक एक कर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बिहार के सबसे पश्चिम में एक नदी निकल कर के आ रही है जो सिवान और सारण जिला को होते हुए सिवान और सारण जिला को मतलब पार करते हुए छपरा के नजदीक गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है घाघरा। यह नदी है घाघरा। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरजू के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके उत्तरी भाग में इसका नाम लखनदेई और करनाली भी है। इसका उद्गम जो है नेपाल का नामिया जगह है। इसकी लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर है। यह नदी यहां पर देखेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश का एक सीमा का निर्धारण करती है, अर्थात कि यह बॉर्डर का भी काम करती है। यह नदी जब दूसरी नदी को हम देखते हैं, दूसरी नदी है गंडक। यह नदी है गंडक। नेपाल में इस नदी का नाम नारायणी है। इसे पौराणिक कथाओं में या तो पुराने ग्रंथों में सदा नीरा के भी नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो है वह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी
जो नेपाल और तिब्बत के मध्य में है वहां से होती है। यह नदी अर्थात ये गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी को यहाँ पर जो है वो अन्नपूर्णा श्रेणी को कई भागों में काट देती है। अब काटने के बाद में उसमें गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। गंडक पश्चिमी चंपारण का एक जगह है यहाँ पर भैंसा लोटन, वो भैंसा लोटन से बिहार में प्रवेश करती है। जब यह बिहार में प्रवेश करती है तो विभिन्न जिलों से होते हुए हाजीपुर और सोनपुर के मध्य में यह आकर करके गंगा में मिल जाती है। यानी हाजीपुर और सोनपुर को विभाजित करते हैं दो भागों में। अविभाजित करते हुए यह पटना के पास आकर करके गंगा में मिल जाती है। इसके संगम तट पर अर्थात कहते हैं कि गंगा और गंडक का जो संगम है वहाँ पर हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, जो विश्व प्रसिद्ध पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी चंपारण जिला में नेपाल सरकार के सहयोग से भारत सरकार अब बिहार सरकार ने मिल करके एक गंडक परियोजना का निर्माण किया है। बिहार में गंडक की जो कुल लंबाई है यह 630 किलोमीटर है, अर्थात 630 किलोमीटर का यह सफर तय करते हुए पटना के समीप यह आकर के गंगा में मिलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वह है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति सोमेश्वर की पहाड़ियों में अर्थात कि सोमेश्वर की श्रेणियों से हुई है। यह दरभंगा जिले में आकर करके बागमती में मिल जाती है। यह काफी लंबी दूरी तक गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और नदी जिसका नाम है कोसी। कोसी कोसी नदी जो है नेपाल के एक जगह है गोसाई, वहां पर सप्तकोशी स्थान से निकलती है। अतः कोसी का जो मूल नाम है वह कौशिकी है। यह हिमालय से 7 धाराओं में, वह 7 धाराएं हैं इंद्रावती, सन कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी। ये 7 धाराओं में निकल करके जब यह मैदानी भाग में पहुंचती है तो त्रिवेणी के पास, यानी त्रिवेणी वह जगह है जहां पर ये सभी धाराएं मिल करके कोसी का निर्माण करती है, अर्थात कि त्रिवेणी से अब कोसी के नाम से यह जानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कारण है कि यह अत्यधिक मात्रा में पानी लेकर के आती है। पूरे उत्तर बिहार का जो आधा क्षेत्र है उसको यह अपने पानी से जलमग्न कर देती है, यानी पूरे क्षेत्र में बाढ़ ला देती है। दूसरी ओर देखते हैं कि कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के चलते काफी प्रसिद्धि हासिल की हुई है। यह नदी कभी यहाँ बहती है तो एक सालों के बाद यहाँ बहेगी, तो अगले सालों के बाद यहाँ। ऐतिहासिक स्रोत से ऐसा पता चलता है कि विगत 100 से 200 सालों में कोसी नदी अपने मूल स्थान से करीब 100 किलोमीटर पश्चिम की ओर आकर करके बहना स्टार्ट की है। यह नदी कुर्सेला जो जगह है
कुर्सेला, कुर्सेला में मिलने से, कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा का निर्माण करती है, उसके बाद में कुर्सेला के पास में या गंगा में आकर करके समाहित हो जाती है। कोसी और बूढ़ी गंडक के बीच में हमको देखने को मिलता है दो नदियां और हैं प्रमुख रूप से। वह एक नदी है बागमती। बागमती नदी जो है, इसकी उत्पत्ति नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुई है, जो आगे चल कर करके कमला में मिल जाती है। और दूसरी नदी जो है वो है कमला, वह नदी है कमला। यह नदी बागमती और उसके बाद आता है कमला। कमला नदी जो है वो नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकल करके बिहार के यहाँ पर जयनगर एक जगह है जो मधुबनी जिला में अवस्थित है, वहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। कमला नदी करीब करीब 120 किलोमीटर बिहार में सफर करने के बाद दरभंगा को पार करते हुए यह कोसी में आकर करके मिल जाती है। उत्तर बिहार में सबसे पूर्व में एक नदी और आती है जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पठारों से निकलते हुए किशनगंज से होते हुए यह निकलती है। निकलने के बाद में बिहार में आने के बाद यह पुनः पश्चिम बंगाल में चल जाती है, जाने आगे जाकर करके यह गंगा में मिल जाती है। उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है यह महानंदा। हिमालय से निकलने के बाद में किशनगंज के रास्ते कटिहार के बगल से होते हुए यह निकल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ किताबें यह बताते हैं कि यह कटिहार के पास में या तो कटिहार जिला में गंगा में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी वाली बात नहीं है। यह जो है यह पश्चिम बंगाल में जाने के बाद में गंगा में मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण का जो पठारी प्रायद्वीपीय भाग है, पठारी जो दक्षिण का जो यह क्षेत्र है, इसके नीचे झारखंड, उधर से जो नदियां निकलती हैं वह बिहार में प्रवेश करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियां, यानी कि पहली नदी जो है बिहार में वह हिमालय की नदी है, हिमालय की नदियां, और दूसरी जो है वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये दो भाग में बांट करके बिहार को हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं वह नदी है सोन। यह नदी है सोन के। सोन नदी को हिरनवा तथा सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण बिहार की यह सबसे प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वह है मध्य प्रदेश का अमरकंटक के पास में। कुछ दूरी तक सोन नदी भ्रंश घाटी से होकर करके बहती है। बाद में यह जब बिहार में प्रवेश करती है तो वह रोहतास जिला में से यह प्रवेश करते तथा पटना के पास में गंगा में मिलती है। यह पटना से करीब करीब 10 किलोमीटर दक्षिण में एक मनेर जगह है, जहां पे आकर के यह गंगा में मिल जाती है।
दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी नदी है। यह तकरीबन करीब करीब 202 किलोमीटर का सफर बिहार में तय करती है। 202 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह गंगा में मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं प्रमुख रूप से वह है उत्तर कोयल। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी नदी जो है वह है पुनपुन। पुनपुन नदी को कीकट और बमा गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। पुनपुन नदी जो है वो पलामू जिला के चौराहा पहाड़ी से निकलती है तथा गंगा के करीब करीब समानांतर चलते हुए फतुहा के पास में गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली नदी को, वह नदी है फल्गु। यह है फल्गु। फल्गु नदी अपने मोटे बालू के चलते प्रसिद्ध है। यह नदी छोटानागपुर के पठार से कई धाराओं में निकलती है। इसकी जो प्रमुख धारा है जिसका नाम है निरंजना, इसका प्रमुख नाम है निरंजना। यही वह नदी है जिसके तट पे महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और नदी, वह नदी है किउल। वह नदी है किउल। किउल नदी की उत्पत्ति हजारीबाग के पठार से हुआ है तथा यह लखीसराय जो जिला है उसके यानी सूर्यगरहा के पास में यह गंगा में आकर करके मिल जाती हैं। इसके बाद एक नदी की बात और होती है, वह नदी है अजय। चूंकि अजय का नाम हम लोग इसलिए भी ज्यादातर नहीं लेते हैं कि अजय नदी जमुई जिला से 5 किलोमीटर दूर जमुई की पठारों से जो निकली है आज तुरंत वह झारखंड में घुस जाती हैं। झारखंड में चल जाने के बाद पश्चिम बंगाल में होते हुए वह गंगा में जाके समाहित होती है। बिहार के बहुत कम क्षेत्र अर्थात कि 5 किलोमीटर दूर निकलाई है, 1-2 किलोमीटर बिहार में सफर करती है। इसलिए हम लोग अजय को उतनी प्रमुखता से नहीं देखते हैं। अजय बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए एक और नदी बिहार में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है कर्मनासा। कर्मनासा नदी जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसका वर्णन भी किया गया है। कर्मनासा अर्थात इसका अर्थ होता है यानी इसका तात्पर्य है कर्म को नाश करने वाला। यह नदी कैमूर के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद पुनः बिहार में आती है और चौसा के पास में यह गंगा में आकर करके मिल जाती है। इस नदी को धार्मिक ग्रंथों के अनुसार या तो धार्मिक दृष्टि से अछूत माना गया है। अब मुख्य रूप से हम लोग प्रमुख नदी है जो बिहार के बीच से होकर करके पार करती है वह है गंगा। गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई करीब करीब 445 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है।
इसका उद्गम स्थल को हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि यह उत्तराखंड का गंगोत्री हिमनद का गोमुख है, जहां से यह निकलती है और उत्तराखंड उसके बाद उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार के बक्सर जिला के अंतर्गत चौसा नामक स्थान है, जहां से यह बिहार में प्रवेश करती है तथा करीब 445 किलोमीटर के अपनी यात्रा बिहार में पूरी करने के उपरांत झारखंड जिला का साहेबगंज जो जिला है उसका सीमा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, जहां बंगाल में प्रवेश करने के बाद में फिर वहां से निकलने के बाद यह बांग्लादेश चल जाती है। अब बांग्लादेश से होते हुए फिर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह हमारा जो देखते हैं बिहार का अपवाह तंत्र है। तो हम लोगों ने देखा कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, वहीं दक्षिणी बिहार में प्रायद्वीपीय नदियां हैं। एग्जामिनेशन में जो प्रमुख रूप से आता है वो आता है क्या कि पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम दे दिया जाता है, कहता है क्या कौन सही है उसे। तो हम लोग याद करेंगे कि सबसे पश्चिम में घाघरा है, उसके बाद गंडक है, गंडक का बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, बागमती के बाद गमला, कमला के बाद में होता है कोसी, कोसी के बाद में आता है महानंदा। उसी तरह से दक्षिण अर्थात प्रायद्वीपीय नदियों में हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि सबसे पश्चिम में बह रही है सोन। इससे भी थोड़ा सा पश्चिम की ओर हम आ जाते हैं तो अगर कर्मनासा रहा तो कर्मनासा, उसके बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन फल्गु, फल्गु के बाद में है क्यूल नदी, क्यूल के बाद अजय। मैं अपना ब्लॉग आज यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को बिहार के मिट्टी साथ ही साथ बिहार की जलवायु के बारे में बताऊंगा। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।